हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती से पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। सुनो, समझो और पढ़ो। पहले हम इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में जानकारी लेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1929 रामेश्वर में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को यहाँ बताया है। तो देखेंगे हम यह पाठ। देखो, पाठ आइए थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम आगे जाएंगे। मैं समझाते जाऊंगी। पाठ ध्यान से सुनो और याद रखो। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोट अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड और ब्लैक हाउस नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यानी इस प्रकार जो बालासार के अंतिम प्रक्षेपण की तैयारी शुरू थी, लेकिन उसके लिए भी 1 साल का समय था। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। यानी यहाँ दिया है कि पृथ्वी जो उड़ाई गई वह पृथ्वी उपग्रह जो 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर आकाश में छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा युगांतर है। युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक या स्वावलंबी। युग प्रवर्तक यानी युग को बदलाव करने वाला। यह निर्देशित यानी निर्देश किया गया। मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, यानी भारत ने खुद जिसे का निर्माण किया और आकाश में छोड़ा। उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया यानी अस्थिर कर दिया। थोड़ा सोच में पड़ गई दुनिया। और सामर्थ्यशील जो अनेक देश थे, उन देशों के बीचों बीच भारत को भी वहाँ स्थान मिला। पृथ्वी उपग्रह छोड़ने के कारण चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में भारत भी पहुंच गया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? यानी एक पृथ्वी उपग्रह छोड़ा तो बस हो गया? ऐसा नहीं है। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा?
यानी 4-5 मिसाइल छोड़े और उसके बाद हम अगर चुप बैठे तो क्या हमारे देश का विकास सही मात्रा में होगा, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था, यानी संसाधन यानी सहायता का स्रोत। तो देखो, कहते हैं कि इस प्रकार की परियोजनाएं बनाकर भारत को और बहुत कुछ करना है, क्योंकि भारत को भी अन्य देशों के संसार में अन्य देशों के साथ रहना है, तो अपनी प्रगति करनी है, अपना विकास करना ही है। तो वो कहते हैं कि अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। यानी 500 से अधिक वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन कई संगठन थे जो इस काम में जुड़े हुए थे। अब देखो, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अग्नि का प्रक्षेपण तारीख याद रखो, 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। यानी जो प्रक्षेपण की तैयारी थी वो जैसे जैसे तय किया गया था, क्योंकि कोई भी काम करना है तो पहले ढांचा बनाया जाता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। उसी प्रकार से काम चल रहा था और उसी प्रकार से काम पूरा भी हुआ था। लेकिन तो भी क्या हुआ देखिए, लेकिन जिस समय हम टी 14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी 14 सेकेंड बाकी थे, अब यान को प्रक्षेपण करना था। लेकिन तभी 14 सेकेंड पहले कंप्यूटर ने यह सूचना दी कि इस उपकरण में से कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया और देखा और उसको सुधार भी किया, लेकिन उसका विपरीत परिणाम क्या हुआ। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। निचली रेंज जो थी उन्होंने होल्ड यानी रुको, यानी अभी उसको प्रक्षेपित मत करो, अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़े। यानी कुछ सेकंड में जगह जगह पर होल्ड की ज़रूरत पड़ने लगी। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा और हर जगह से होल्ड 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 ऐसा आने लगा, तो उसका प्रक्षेपण कैसे हो सकता है। तो अब कलाम जी कहते हैं कि हमें तब जो प्रक्षेपण था उसको रुकाना ही पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। अब देखो, अब्दुल कलाम जी को पता है कि जो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं वो बहुत निराश हो गए होंगे। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको फिर एक बार काम की तैयारी के लिए उत्साह बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कलाम जी खुद वैज्ञानिकों के पास जाते, अपनी टीम के पास जाते और क्या बात करते देखो। जो सदमे और शोक से हालत में थे, सदमा यानी उनको बहुत बुरा सदमा यानी दुखद घटना का आघात होता है। यह दुखद घटना ही थी कि 14 सेकंड पहले उस यान का प्रक्षेपण रुकवाना पड़ता है। वह बुराई था और उसका सदमा, उसका शोक उन लोगों पर छाया हुआ था। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। यानी SLV-3 जब उन्होंने यान छोड़ा था तब उनका अनुभव क्या था वो उन्होंने कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। वो कहते हैं कि मैंने मेरे जो SLV-3 यह यान प्रक्षेपित किया और प्रक्षेपण के बाद वो जाकर समुद्र में गिरा था।
लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। लेकिन फिर उसे समुंदर से भी वापस लाया गया और एकदम ठीक ठाक से लाया गया, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, यानी आप क्यों इतने सदमे में चले गए हो? मेरा तो यान समुंदर के अंदर चला गया था तो भी मैंने आशा नहीं छोड़ी थी, और आप इतने सदमे में क्यों हो? क्योंकि आपका यान तो आपके सामने खड़ा है, यानी मेरा यान तो मेरे आंखों से ओझल हो गया था। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। अरे इतना तो बड़ी बात नहीं है, 1-2 हफ्ते में सब कुछ सुधार हो जाएगा और फिर आपकी यान का प्रक्षेपण होगा। इसमें सिर्फ अब मन लगाकर काम करने की ज़रूरत है। इस वातावरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला गया। यानी वो कहते हैं कि सबको झिझोड़ कर उन्होंने उनकी हालत से बाहर निकाला और जो सही है वह बता दिया। सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम फिर से जुट गई, और कलाम जी की यह उत्साहपूर्ण बात सुनकर और उनकी जो उनके लिए प्रेरणा थी वह लेकर फिर एक बार सब वैज्ञानिक अपने अपने काम में जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। यानी उन्होंने सब वैज्ञानिक काम में लग गए और फिर एक बार उसमें जहाँ जहाँ भी रुकाव था वह सब निकाल कर सब ठीक करके 1 मई 1989 को फिर एक बार वह यान प्रक्षेपित करने के लिए तैयार हो गया। अब इस बार क्या हुआ देखिए। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा, यानी जो पहली बार हुआ था दोबारा भी वही बात हो गई। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी कमी हो तो उस यान को छोड़कर कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, जो है नुकसान ही होगा। इसके लिए प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना यानी रुकवाना। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। यानी अब्दुल कलाम जी कहते हैं ऐसे तो यान प्रक्षेपण में अपने देश में ही क्या, बाहर वाले देश में भी, अन्य देशों में भी इस प्रकार की घटनाएं घटी रहती है। मैंने DRD LRCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया और इतने सारे लोगों को एक साथ उन्होंने संबोधित किया और अपनी बोली से लोगों को प्रोत्साहित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी ऐसी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यानी वो कहते हैं कि देश को ऐसे पहली बार अवसर मिलता है जो हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों को मिला है, और यह महान अवसर हमें दिया गया है और ऐसा महान अवसर हमें मिला है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने हाथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं, और बड़े अवसर चुनौतियां लेकर आते हैं। अनेक मुसीबतें आती है, उन सब को दूर करके अपना काम ठीक से करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। यानी समस्या हमें हराए वो अच्छी बात नहीं, हम समस्याओं को हराएंगे, हम समस्याओं को दूर करेंगे, हम समस्याओं को अपने पास नहीं रखेंगे। और वो कहते हैं देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलताओं को लक्ष्य बनाइए अपना संबोधन। यानी वो कहते हैं कि आइए देश को जो है वह अधिकारी बनाइए
अपना संबोधन लगभग खत्म हो चुका था कि मैंने लोगों को बहुत कहते हुए पाया कि मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ से वापस मिलेंगे। वो कहते हैं 1 महीने के अंदर तुम उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा दूर करोगे और दूर करने के बाद हम दोबारा वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। यानी 10 दिन में जो भी काम था वो पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब यान में कुछ भी कमी नहीं रही, जो भी बाधाएं थी उनको सबको दूर कर दिया, लेकिन अब मौसम ठीक नहीं था। अब मौसम में बाधा डाली। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। यानी सब देखो काम हुआ तो मौसम में साथ नहीं दी। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई और इसके कारण यान का प्रक्षेपण फिर रुक गया। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल रहेंगे? यानी इस प्रकार की सवाल हर एक के मन में आ रहा था। तभी क्या हुआ देखिए, यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी, यानी क्योंकि कह रहे हैं कि हर एक के दिमाग में यह सवाल था कि प्रक्षेपण सही होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ बात करके किसी का टेंशन कोई बढ़ाना नहीं चाहता था। हर कोई अपना टेंशन अपने दिमाग में लेकर ही बैठा था। खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यानी इस प्रकार जो अपने रक्षा मंत्री है, वह रक्षा मंत्री कलाम जी को पूछते हैं कि कल, यानी इसका मतलब वह यह तसल्ली देना चाहते हैं कि कल अग्नि का प्रक्षेपण ये जरूर सफल रहेगा और सफलता के बाद आप जश्न मनाओगे तो उसके लिए मुझसे क्या चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। यानी वह तब सोचते रहे, तुरंत उन्होंने जवाब नहीं दिया, सोचते रहे कि मुझे किस बात की ज़रूरत है। यानी बात की, यानी वो अपने वैयक्तिक जीवन में क्या कमी है वो कभी नहीं देखते थे। तो यह जो वैज्ञानिकों के जीवन में क्या ज़रूरत है, किसकी कमी है, वो सोचते रहे और उनको फटाक से याद आ गया कि 1 लाख पौधों की ज़रूरत है जो RCI में लगाने हैं और वह उन 1 लाख पौधों की मांग करते हैं। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी और ऐसे करते करते अंतिम पल वह आ गया कि अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए थे, यानी जो भी उड़ान के लिए जरूरी था सब कुछ हुआ था और यह प्रक्षेपण एक सफल प्रक्षेपण था। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यानी जैसे रात को सोए हैं और रात में नींद में सपना आया है, बहुत दुख भरा है और हम दुखी और विवल होकर उठे हैं और सामने खूबसूरत सुबह है, तो तब कैसे लगेगा? वही आज प्रक्षेपण के बाद वैज्ञानिकों को लग रहा था।
हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। 5 साल की कड़ी मेहनत आज सफल हो गई थी। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। और देखो, जिसका अंत भला होता है उसका सब कुछ भला होता है। यह मेरे जीवन की महानतम क्षणों में से एक क्षण था। यानी ऐसे कई महान क्षण कलाम जी के जीवन में आए हैं। वो कहते हैं ऐसे ही अनेक क्षणों में से यह एक क्षण महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 100 सेकेंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। यानी जब प्रक्षेपण सफल हुआ तब उसके पीछे 5 साल से मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों का जो थकान थी वह तुरंत मिट गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। और कहते हैं कि हमने सालों तक जो मेहनत की थी उसका शानदार नतीजा मिला। देखो, यहाँ पाठ पूरा हुआ है। पाठ मैंने समझा दिया है। इसके बाद देखेंगे शब्दार्थ। युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधियाँ यानी कृतियाँ, सदमा यानी दुखद घटना का आघात, झकझोरना यानी झंझोड़ना, चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल बीच का समय, नतीजा परिणाम। इसके बाद मुहावरा है दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। आगे देखेंगे हम पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त शब्दार्थ। जो पाठ्य पुस्तक में नीचे दिए हैं, जो अभी मैंने पढ़े, उसके सिवा भी बहुत सारे शब्दार्थ हैं जिनके अर्थ मैंने यहाँ दिए हैं। प्रशिक्षण, जांच करना, सुविधा, साधन, निर्देश किया गया, विचलित, अस्थिर, परियोजना, कृतियाँ, संसाधन, सहायता का स्रोत, प्रक्षेपण, सामने की ओर फेंकने की क्रिया, संगठन, इकट्ठा करना, स्थगित, रोकना, विवरण स्पष्ट करना, जड़ता, अवचेतना। अब कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द। पहले एक वचन दिया है, उसके आगे बहुवचन दिया है। सुविधा, सुविधाएं, गतिविधि, गतिविधियाँ, बाधा, बाधाएं, चुनौती, चुनौतियाँ। विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। इस पाठ में आए कुछ विलोम शब्द। चलित, विचलित, समर्थ, असमर्थ, पूर्णिमा, अमावस्या, खंडित, अखंडित, ज्वार, भाटा। अब यहाँ मैंने मुहावरा और उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग किया है। दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। वाक्य, राम ने व्यवसाय में सफल होने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। आगे जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो। देखो, मैंने उसके बारे में भी आपको लिख कर रख दिया है। यह स्वमत जैसा प्रश्न है, इसकी तैयारी जैसा है वैसा करके रखा तो भी चलेगा। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं अन्य ग्रहों पर जानकारी पा सकता। अंतरिक्ष में घूमना एक अपने आप में ही अनोखी बात है। अंतरिक्ष में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें होती है जो कि इंसान को मोहित कर लेती है। मुझे अंतरिक्ष बहुत पसंद है। मेरी रुचि मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी देती है। अगर मैं बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनूं तो मैं अपने देश और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर देता हूँ। उन सभी चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव लूँगा जिन चीज़ों के बारे में मैं अब तक सिर्फ सुनते आ रहा हूँ। मुझे चाँद की खूबसूरती भी देखनी है। इतना ही नहीं,
चांद तक ही नहीं, सितारों की दुनिया को भी देखने जाऊंगा और मैं मेरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करूंगा। अगला स्वमत का प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, दैनंदिन जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। उसके बारे में भी मैंने लिख कर दिया है, पढ़ रही हूँ, अच्छे से सुनो और बाद में अपनी नोटबुक में लिख कर रखो। विज्ञान हमारे जीवन में पग पग पर दिखाई देता है, जैसे कि सुबह उठने से रात सोने तक हम जो भी करते हैं सब विज्ञान की खोज से ही होता है। खाना बनाना, कहीं आना जाना, अपना मनोरंजन करना, जो भी करते हैं विज्ञान की मदद से ही करते हैं। विज्ञान के जादू और महत्व को देखते हुए हम कहते हैं कि मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान का व्यापक उपयोग होता है। हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए विज्ञान का बहुत महत्व है। यह जीवन से जुड़ी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर देता है। यह अपने तथ्यों और सिद्धांतों से हमारी कल्पना को पंख लगा देता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। अब देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की गई है, त्रुम्बा या श्रीहरिकोट। उत्तर है श्रीहरिकोट। सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सेकेंड्स, 600 सेकेंड। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मैंने हर प्रश्न का उत्तर आपको लिखवा कर दिया है, आपका काम एकदम आसान कर दिया है। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर है पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। दूसरा, सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। दूसरा प्रश्न, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? डॉक्टर कलाम जी ने SLV-3 के अपने अनुभव को टीम के साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते में काम से सुधार ना सको। तीसरा प्रश्न, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर है जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके तुरंत सुधार लिया गया। इसी बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। इस कारण अग्नि प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। चौथा प्रश्न, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? अग्नि प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा, कलाम,
कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे, यह पूछा उन्होंने। अब आगे देखेंगे हम। यहाँ कुछ मुद्दे दिए हुए हैं, उन मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। गांव में मेला देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों की का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा, पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। मैंने कहानी लिखवा कर दी है सीख और शीर्षक के साथ। ध्यान से पढ़ो और ध्यान से याद रखो। शीर्षक मैंने दिया है होशियार रमन, का मतलब इस कहानी का नायक रमन है। रामपुर नामक एक गांव था। गांव ऐसे हरा भरा था, गांव के बाजू से नदी बहती थी, इस कारण गांव खुशहाली से भरा हुआ था। इस गांव के लोग अच्छी खासी मेहनत करते थे और खुशी से रहते थे। रमन भी इसी गांव में रहने वाला एक अच्छा और होशियार लड़का था। हर साल रामपुर गांव में मेला लगता था। इस साल भी मेला लगा हुआ था। गांव का मेला देखने गांव के सारे लोग चले जाते थे, इसीलिए मेले में बहुत भीड़ रहती थी। मेले में प्रवेश करने वाला जो रास्ता था, उसी रास्ते पर बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को आते जाते कई लोग छोटे बड़े टकराते थे, गिरते थे, पड़ते थे। रमन भी मेला देखने के लिए आया था, लेकिन मेले में प्रवेश करने के पहले ही वह रुक जाता है। उसे रास्ते पर पड़े बड़े पत्थर को देखकर वह यही रुकता है, फिर सोचता है और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद उसे पत्थर को हटाने में यश प्राप्त होता है। उसे पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि इस पत्थर को हटाने वाला जो भी होगा वह इनाम के लायक है। उसे पुरस्कार के रूप में कुछ मिलेगा। वह पंचायत में आकर अपना इनाम जरूर ले जा सकता है। सीख, जो नेक काम करता है उसे उस काम का फल भी जरूर मिलता है। इस प्रकार हमने कहानी देखी है। अब यहाँ देखिए भाषा की ओर यानी मैं हमेशा कहती हूँ कि वह व्याकरण होता है। यहाँ है दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर उन शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। हम पहले शब्द देखेंगे। प्रतिदिन, दिन भर, उसका वाक्य बनाकर दिया है। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है विनम्र, नम्रता। तीसरा है डर, निडर, डरपोक। इनके वाक्य देखेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति विनम्र होता है और नम्रता एक अच्छा गुण है। राम निडर लड़का है, डरपोक यानी भयभीत। निर्जल, जलपान, दुस्साहस, साहस, दुस्साहस, साहसी, सत्य, असत्य, सत्यता। इनके वाक्य मैंने आगे दिए हैं। निर्जल व्रत करना आसान नहीं। जलपान, सुबह जल्दी जलपान करना चाहिए। दुस्साहस दिखाने वाले को भी कभी बुरा फल भी मिलता है। साहसी लोग शौर्य का काम करते हैं। असत्य बोलना पाप है। सत्यता, हर बार सत्यता से परखनी चाहिए। अब आया मैंने समझा। अब देखो यहाँ यह पाठ मैंने पढ़ा दिया है अच्छे से। इस पाठ से आपने क्या समझा वो 2-4 वाक्य में आपको लिखना है। और नहीं हो रहा है तो फिर एक बार यह वीडियो शुरू करो, मेरे पाठ का स्पष्टीकरण सुनो और बाद में मैंने समझा लिखो। तो यह काम आपको करना है। बाकी सब काम मैंने आपको करवा दिए हैं, करवा दिए हैं। आपकी पढ़ाई एकदम आसान कर दी है। बच्चों, इस वीडियो को बार बार सुनो और अपना लेखन कार्य शुद्ध और सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में करो। यहाँ हम रुकते हैं। यहाँ मैं
यह पाठ पूरा कर देती हूँ और अगला पाठ लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। अगला पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह। यह पाठ लेकर जल्दी वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।